हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का फिज़िक्स का पेपर थर्ड ऑप्टिक्स का लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, इंटरफेरेंस। उसमें हमने वेव्स के बारे में बात करी थी, तरंग के बारे में बात करी थी, और जो थ्योरीज आई थी नेचर ऑफ लाइट के बारे में, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फ्रंट, जिसे कि हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है और उसका संचरण किस तरीके से माध्यम में होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली वेव फ्रंट है क्या, तरंगाग्र है क्या, परिभाषा पढ़ते हैं तरंगाग्र की। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विक्षोभ एक ही समय पर पहुंचता है, वह समान कला में होता है, अर्थात दिए गए समय पर समान कला में कंपित कणों का बिंदु पथ होता है, वह तरंगाग्र कहलाता है। अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो है क्या, ईच पॉइंट ऑफ अ सरफेस इज अ पीरियडिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच waves spread out in all direction, setting the particle in vibration. The continuous locus of all particles vibrating in the same phase is called wavefront. ये तो वेवफ्रंट की परिभाषा हुई। क्या है इसका, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि वेवफ्रंट या तरंगाग्र है क्या। किसी भी अगर हम बात करें किसी भी सरफेस की, अगर हम बात करें उस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं, उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं, उन पर जो डिस्टरबेंस है वो एक ही टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। और वो जो डिस्टरबेंस है उसकी वजह से उन पार्टिकल्स के जो उन पॉइंट्स का जो वाइब्रेशन है वो सेम फेज़ में होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो सेम पॉइंट्स सेम टाइम पर सेम बिहेव करते हैं, सेम फेज़ में वाइब्रेट करते हैं, तो उनका जो लोकस पॉइंट है वो वेवफ्रंट कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपने देखा होगा कि किसी तालाब में या कहीं किसी रुके हुए पानी पे, आप जो भरा हुआ काफ़ी पानी हो, तालाब वगैरह का पानी जो, अगर उसमें आप पत्थर अगर फेंकते हैं तो क्या होता है, एकदम से उसमें तरंगे चलने लग जाती हैं। जो पत्थर है वो स्रोत का काम करता है और उसके चारों तरफ जो गोलीय तरंगाग्र जो जैसे धीरे धीरे डिस्टर्बेंस जो होता है वो फैलता जाता है। और आप देखते होंगे जहाँ आपने पत्थर फेंका है उसके आसपास का जो नज़दीक की जो तरंग हैं वो बहुत अच्छे से साफ नज़र आती हैं, और जितना जितना दूर होता जाता है वो डिस्टर्बेंस कम होता जाता है, उतना हमें जो डिस्टर्बेंस है जैसे जैसे कम होता जाएगा तो हमें वो जो वेव फ्रंट है उसकी जो शेप है वो भी नहीं समझ में आएगी या दिखेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने पत्थर फेंका पानी के अंदर तो वो सर्कुलर जो रिपल्स हैं वो क्रिएट हो गई। ये जो कंडीशन है डिस्टरबेंस की, वो डिस्टरबेंस हर पार्टिकल में, हर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे सेम फेज में पॉइंट्स को वाइब्रेट करेगी। ऐसा जो वाइब्रेशन है वो आगे टाइम के संग आगे बढ़ता जाएगा और हम उसे क्या कहेंगे, तरंगाग्र। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट सोर्स है, बिंदुवत प्रकाश है, एस की हम अगर अज्यूम करते हैं कि कोई हमारा पॉइंट सोर्स एस है, तो किसी निश्चित समय में प्रकाश की तरंगें सभी दिशाओं में समान दूरी तय करेगी। मान लीजिए क्योंकि प्रकाश हमारा जो है प्रकाश का वेग c है और हम t टाइम की बात कर रहे हैं, तो सभी दिशाओं में जो समान दूरी क्या हो जाएगी, ct हो जाएगी। तो यदि प्रकाश तरंगों का वेग c और जो समय t है तो ct त्रिज्या के बिंदुवत स्रोत को केंद्र मानते हुए अगर हम गोलाकार पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं को पर विक्षोभ जो होगा वो सेम फेज में होगा, मतलब डिस्टर्बेंस जो होगा वो सेम फेज में होगा, समान कला में होगा। इस प्रकार समय t के विभिन्न मानों के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए t की स्रोत s को, मतलब सोर्स s को हम सेंटर मानकर डिफरेंट स्फेयर्स बना सकते हैं, गोले खींच सकते हैं, और इन जो गोलों पर जो बिंदु हैं उन जो कि समान कला में है का जो बिंदु पृष्ठ जो लोकस होगा
तो जो बिंदु पथ होगा, जो कण समान कला में वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, वो हमारा तरंगाग्र कहलाएगा। तो जो डेफिनेशन है वो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विक्षोभ एक ही समय पर पहुंचता है वह समान कला में होता है। तो ऐसा जो पृष्ठ है जिसपे सेम टाइम पे सेम फेज में डिस्टरबेंस महसूस होता है पॉइंट्स पे, तो ऐसे दिए गए समय पर समान कला में कंपित कणों का जो बिंदु पथ है वो तरंगाग्र कहलाता है। तो ऐसे टाइम के लिए जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं जो कि सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, उनका जो लोकस है वो वेव फ्रंट कहलाता है। नाउ हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूटन की कार्पस्कुलर और हाइगन थ्योरी के बारे में बात करी थी, हाइगन की वेव थ्योरी। तो यहाँ भी हम हाइगन की वेव थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता था, हाइगन का जो तरंग का सिद्धांत था, उसके अकॉर्डिंग जो तरंग जो लाइट का जो नेचर है, प्रकाश का जो नेचर है, वो तरंग की तरह है और वो एक तरंग की तरह से व्यवहार करता है, तरंग की तरह से बहता है। तो उसके अगर उसका बेसिस माना जाए हाइगन का, तो जो प्रत्येक प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम में ही मूव करता है। मतलब उसने जो इमेजनरी माध्यम था, जो जिसको उसने ईथर कहा था, उसी में ही वेव प्रोपगेट करती है, तरंग का संचरण होता है। ये जो तरंगे जो होती हैं वो जैसे कि प्रकाश ऊर्जा वाहक के की तरह ही काम करती है। जैसे एनर्जी का जिस तरह से होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है जिस तरीके से, इसी तरह से लाइट का फ्लो भी होता है। और अगर हम कहें कि इन तरंगों का जो वेग है वो माध्यम पे, क्योंकि ईथर हाइगन ने जो माध्यम माना था वो ईथर माध्यम माना था और उसमें ही तरंगों का संचरण को डिस्कस किया था। तो अगर हम बात करें कि वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर प्रकाश की जो तरंगें जो कि सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, अगर वो माध्यम होमोजीनियस है, मतलब समांगी माध्यम है, जहाँ पर सभी दिशा में एक ही वेग से उनका संचरण होता है, और अगर वो इनहोमोजेनियस मीडियम में मूव कर रही है, तो उनका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हाइगन का था। इसी बेसिस के पे उन्होंने, हाइगन ने काफ़ी सारे फिनोमेना को डिस्कस किया। हम भी हाइगन का एक और वेव थ्योरी का एक और पॉजिटिव पॉइंट था कि उन्होंने एक सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में भी बात करी कि किस तरह से जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो क्या होती हैं या किस तरह से वो काम करती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की। तरंगाग्र कितने तरीके के होते हैं? तो तरंगाग्र को उसकी आकार के बेसिस पे 3 तरीके से विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वेव फ्रंट आर ऑफ 3 टाइप्स: स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र; प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र; और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो ये जो है कि कब स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, कब प्लेन वेव फ्रंट होगा और कब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ये डिपेंड करता है कि जो भी स्रोत है वो किस तरीके का है। जिस भी स्रोत से ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमें जो मिल रहा है ये जो वेव फ्रंट, वो स्रोत किस तरीके का है। अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें, तो ये जो हमारा सोर्स होना चाहिए वो बिंदुवत सोर्स होना चाहिए, कोई पॉइंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक हमारा पॉइंट सोर्स होना चाहिए, बिंदुवत सोर्स होना चाहिए। इससे जो अगर हमें को जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो उसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह होगा। किसी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर हम मान लीजिए, अगर जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, स्रोत से वेव फ्रंट की दूरी बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे अनंत दूरी पर जाने की बात करें तो धीरे धीरे इसकी जो शेप है वो चेंज होने लग जाएगी। या हम ये कह सकते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट में अगर त्रिज्या मान लीजिए इनफाइनाइट हो गई, ठीक है,
इनफाइनाइट की बात करें तो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में समतल तरंगाग्र में बदल जाता है। ठीक है, तो समतल तरंगाग्र किस तरह का हो सकता है? समतल तरंगाग्र जो कि जिसकी डायरेक्शन सेम मतलब किसी तरह कोई शेप नहीं है, स्ट्रेट हमें जो मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। किसी भी वेव फ्रंट को, किसी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर स्रोत से उसकी दूरी बढ़ा दी जाए तो वो हमारा प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा वेव फ्रंट है वो हमारा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जो थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की। जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। कब हो सकता है? जबकि जो सोर्स हो हमारा वो हमारा लाइन सोर्स हो या स्लिट हो किसी तरह की भी। तो ऐसा जो सोर्स हो, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ सोर्स है, कोई स्लिट सोर्स है, तो उसकी वजह से हमारा जो शेप होगी वेव फ्रंट की वो कैसी होगी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। क्योंकि अगर ये इस तरह से है तो क्योंकि हमें पता है इन जो सोर्स की वजह से हर जो पॉइंट है उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम टाइम पे सेम फेज में जो पॉइंट्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो अगर इस शेप को हम देखा जाए तो वो जो शेप, जो आकार जो लेगी वो एक बेलनाकार होगा। तो जो ये इसके लिए, इस तरह के वेव फ्रंट के लिए सोर्स का लीनियर होना, रेखीय होना ज़रूरी है या स्लिट होना ज़रूरी है। तो when source of light is linear like slit, then the wavefront will be cylindrical and on going far away from source, cylindrical wavefront will turn into plane wavefront। जैसे कि हमने spherical wavefront में कहा कि स्रोत से जितनी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वेवफ्रंट की, वो वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में है कि जैसे जैसे स्रोत से दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो हमारा वेवफ्रंट क्या हो जाएगा? प्लेन वेवफ्रंट, समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स का द्वितीयक तरंगाग्र का नियम। किसी भी वेवफ्रंट की अगर हमें प्रेजेंट पोजीशन पता है तो हम उसका फ्यूचर में किसी भी समय पर उसकी स्थिति को या उसकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। ऐसा हाइगन ने प्रपोज किया, हाइगन के नियम के अकॉर्डिंग। तो हाइगन का नियम क्या है कि तरंगाग्र समय के साथ साथ किस प्रकार संचरित होता है, उस विधि को या उस प्रोसेस को समझाने की कोशिश हाइगन ने करी। तो हाइगन के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, व्हेन अ वेव फ्रंट ट्रेवल्स इन एन एनी मीडियम, then each point of a wavefront act as a source of secondary disturbance, and the wavelets emerging out from these points are called as secondary wavelets। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हमें वेवफ्रंट, हमारे पास जो वेवफ्रंट है प्रेजेंट, वो वेवफ्रंट जब ट्रेवल करता है मीडियम में तो उस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट जो है, सभी पॉइंट वेवफ्रंट के वो एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। मतलब कि वो एक द्वितीयक विक्षोभ पैदा करते हैं, और ऐसा जो विक्षोभ पैदा करते हैं और वो जब बाहर की ओर निकलता है तो वो एक नया वेवलेट जनरेट करता है, जिसे कि नई तरंगिकाएं जनरेट करता है, जिसे कि हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। मतलब कि दिए गए जो हमारा जो प्राथमिक तरंगाग्र है उसका हर एक बिंदु एक नया विक्षोभ का स्रोत माना जाता है, और जिन्हें कि सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में संचरित होती हैं, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की से ही सभी डायरेक्शंस में प्रोपगेट होती हैं। या अगर हम कहें इसी सेकेंडरी वेवलेट की ही वजह से ही अगर हम कुछ टाइम इंटरवल के बाद देखें तो हमें जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इन्हीं की वजह से हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट भी हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है उसकी वजह से हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा।
सपोज कर लेते हैं कि कोई बिंदुवत सोर्स है, पॉइंट सोर्स एस है, और उससे जो वेव फ्रंट निकल रहा है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है, और उसका जो मेन पाथ है ए बी है। मान लीजिए ए बी कोई वो डेफिनेट डिस्टेंस पर एक हिस्सा है वेव फ्रंट का, ठीक है, ए बी। और जैसे जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती जा रही है, हमें पता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हमारा जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट से प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करी जा रही है। अब हम ज़रा कंसंट्रेट करते हैं ए बी के ऊपर कि ए बी हमारा उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक हिस्सा है, ठीक है। और इस ए बी पे हमने कुछ पॉइंट्स ये दिख रहे हैं, इनको हम 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं हमारे इस ए बी के जो हमारा ए बी जो हिस्सा है इस वेव फ्रंट का, उस पर हमने कुछ 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने मान लिए। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस ए बी के ऊपर वेव फ्रंट के इस हिस्से पे, वो सब एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का एक मतलब इंडिविजुअल सोर्स बनेंगे, ठीक है। इनकी वजह से एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा। या फिर मान लीजिए जैसे हमने भी एग्जांपल दिया था पॉन्ड का, कि किसी भी तालाब में हम अगर पत्थर फेंकते हैं तो वो जो पत्थर फेंका हुआ है वो सोर्स की तरह काम करता है। इसी तरह से हर एक पॉइंट इस पर एक सोर्स की तरफ काम करता है, और इसकी चारों तरफ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो ये नया एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। यदि मान लो अगर जो हम जिस मीडियम में भी ये ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें जो प्रकाश का जो वेग है, लाइट ऑफ वेलोसिटी c है, एंड टाइम t की बात करें तो जो हर एक सोर्स का जो डिस्टरबेंस है उसकी जो डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा वो कितनी ट्रेवल करेगा, ct। इसका मतलब इतना जो है ct रेडियस का हम गोला बनाएंगे, ठीक है, जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स जिससे कि सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगे। इसका मतलब है ये जो है इससे अगर हम ct डायरेक्शन में अगर हम करें तो एक गोला बनेगा, ठीक है। तो अगर इसे हम डॉटेड लाइन से बना दें इसी तरीके से सेकंड का हम ये बना दें, ये इस तरीके से टच करता हुआ, ठीक है। थोड़ा फिगर इसमें ठीक है। तो ये जो नए डिस्टरबेंस जो क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट जो हैं वो न्यू सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। और ये जो गोला है उसकी जो हर एक गोले की जो त्रिज्या है वो ct है। तो ये जो तरंगिकाएं हैं, ये जो वेवलेट्स हैं जो डॉटेड लाइन से हमने बनाई हैं, ये एक सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ठीक है। अब इन वेवलेट्स का जो अगर हम इस पे एक स्पर्श रेखा खींचें इसकी, ठीक है, मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं कोई स्पर्श रेखा है, टेंजेंट खींचे, तो एक आगे की तरफ अग्र दिशा में और एक पश्चिम दिशा में हम अगर ये खींच रहे हैं, तो मान लीजिए A1 से B1 है जो कि हमारा अग्र दिशा में है, और A2 से जो B2 है वो हमारा बैक साइड में मतलब पश्चिम दिशा में है। सेकेंडरी वेव फ्रंट होंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, जो A1 B1 है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और A2 B2 है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो इसको भी हम 1 2 3 4 नंबरिंग दे दें, और ये भी वही सेम ct त्रिज्या के हम गोले खींचे तो इस तरीके से गोले बनेंगे। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ जो A1 B1 है वो प्लेन वेव फ्रंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो A2 B2 है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लेन वेव फ्रंट है। हाइगन की जो थ्योरी है
लेकिन हाइगन की थ्योरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो सिर्फ प्रोपगेशन जो है लाइट वेव का, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता है। तो इससे हम जो है ये कह सकते हैं कि क्योंकि एनर्जी का जो प्रवाह है, प्रकाश ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसलिए जो उनसे जो हमें टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं जो मिली हुई हैं, स्पर्श रेखीय सरफेस जो मिली हैं, वो भी सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। लेकिन जो हाइगन्स का जो ये कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ व्यतिकरण, विवर्तन और अपवर्तन और परावर्तन को समझा तो सका, लेकिन क्लियर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि सेकेंडरी वेवलेंथ्स सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती हैं, या ये कि तरंगों का प्रभाव केवल अभिलंब नॉर्मल डायरेक्शन में ही क्यों होता है, दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं होता। तो यहाँ आकर जो है इसको हाइगन की जो वेव थ्योरी है उसको एक साइड बैक मिला कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट क्या है कि जो डायरेक्शन है वेव फ्रंट का वो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और हमेशा ये नॉर्मल रहता है। जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है किसी वेव फ्रंट की, वो वेव फ्रंट की ऑलवेज नॉर्मल होती है। तो हम कह सकते हैं कि तरंगाग्र की गति की दिशा तरंगाग्र के अभिलंबवत होती है। तरंगाग्र के अभिलंब की स्रोत की ओर से आती हुई सरल रेखीय रेखाएं प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है और इन्हें प्रकाश किरणें कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए थैंक यू।